नमस्कार। आज हम एक ऐसे आईपीओ की तह तक जाने वाले हैं जो पहली नजर में एकदम परफेक्ट लगता है। शानदार ग्रोथ, जीरो कर्ज। लेकिन सतह के ठीक नीचे एक ऐसी गड़बड़ छिपी है जो पूरी कहानी ही पलट देती है। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन हेडलाइन नंबर्स से जो इस कंपनी को किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक ड्रीम इन्वेस्टमेंट जैसा दिखाते हैं। ये वो आंकड़े हैं जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। सबसे पहला नंबर 24% से भी ज्यादा का CAGR। ये है इनकी फिस्कल ईयर 2021 से 2025 के बीच की रेवेन्यू ग्रोथ। मतलब कंपनी की ग्रोथ रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। अगला आंकड़ा तो और भी कमाल का है, 100%। ये है इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी अपने लगाए हुए हर रुपए से 100 रुपए बना रही है। ये तो कमाल की एफिशिएंसी है। और शायद सबसे इंप्रेसिव बात, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है। जी हां, ये कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त है। अब एक इन्वेस्टर को इससे ज्यादा और क्या चाहिए, है ना? तो सवाल यह है कि ये परफेक्ट दिखने वाली कंपनी आखिर करती क्या है। चलिए अब इनके बिजनेस मॉडल पर एक नजर डालते हैं। तो इनका मेन काम है इंडस्ट्रियल ग्रेड एडिसिव बनाना, मतलब मजबूत वाली गोंद। ये सॉल्वेंट बेस्ड सिंथेटिक रबर एडिसिव होते हैं जो कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोटिव जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज में बहुत जरूरी होते हैं। अब तक तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है ना? फाइनेंशियल तस्वीर एकदम साफ। लेकिन जब हम नंबर्स की गहराई में जाते हैं तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है, और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। तो ये है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है। मतलब मुनाफा तो कागज पर दिख रहा है, पर असलियत में बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, आ नहीं रहा। और इसे साफ साफ समझ लीजिए, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मतलब है कि कंपनी अपने रोज के कामकाज को चलाने के लिए जितना कमा रही है उससे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। ये एक बड़ी चेतावनी है। और ये चार्ट इस प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखिए कैसे फिस्कल ईयर 2024 में कैश फ्लो पॉजिटिव था और फिर अचानक फिस्कल ईयर 2025 और लेटेस्ट पीरियड में ये नेगेटिव हो गया। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इस कैश फ्लो की गुत्थी ने हमें और गहरी छानबीन करने पर मजबूर कर दिया, और फिर एक एक करके कई बड़े ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक रिस्क सामने आने लगे। पहला बड़ा रिस्क, कंपनी का 100% मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक ही फैक्ट्री पर टिका है। सिर्फ एक। मतलब अगर महाराष्ट्र की इस फैक्ट्री में कोई भी गड़बड़ हुई तो पूरा का पूरा प्रोडक्शन ठप। फिर आता है कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क। कंपनी का लगभग 40% रेवेन्यू सिर्फ 10 कस्टमर्स से आता है। जरा सोचिए, अगर इनमें से एक दो बड़े कस्टमर्स ने भी ऑर्डर देना बंद कर दिया तो कंपनी पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। तो बात यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी एक ही तरह के प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है। कच्चे माल के लिए भी मुट्ठी भर सप्लायर्स पर डिपेंड करती है। ऊपर से पास्ट में कंप्लायंस के मुद्दे भी रहे हैं, और 1991 से 2009 तक के कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स तो गायब ही हैं। और तो और डायरेक्टर्स को भी लिस्टेड कंपनी चलाने का कोई अनुभव नहीं है। मतलब रिस्क की लिस्ट काफी लंबी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद ये कंपनी पब्लिक क्यों होना चाहती है? आखिर आईपीओ से मिले पैसों का ये करेंगे क्या? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, तो प्लान ये है कि आईपीओ से जुटाए गए पैसों का बड़ा हिस्सा एक नई फैक्ट्री बनाने में लगाया जाएगा, और ये फैक्ट्री एक बिल्कुल नए प्रोडक्ट सेगमेंट में एंट्री के लिए होगी, वाटर बेस्ड एडहेसिव्स। सुनने में तो ये ग्रोथ का एक जबरदस्त प्लान लगता है ना? लेकिन इसमें भी एक पेंच है, और पेंच ये है कि इस नए प्रोडक्ट को बनाने का कंपनी के पास कोई इन हाउस एक्सपीरियंस ही नहीं है। जी हां, आज तक वो ये प्रोडक्ट पूरी तरह से बाहर से बनवाते थे, यानी आउटसोर्स करते थे, और अब वो इसके लिए पूरी की पूरी फैक्ट्री लगा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा दाव है। तो ये सब कुछ जानने के बाद अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, वैल्यूएशन। मतलब इस कंपनी की सही कीमत क्या है, और क्या ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा सौदा है? अब जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। रिटर्न ऑन नेटवर्थ के मामले में कंपनी अपनी इंडस्ट्री की बाकी कंपनियों से काफी बेहतर है, पर साइज में बहुत छोटी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, पी रेशो, जो वैल्यूएशन के लिए सबसे जरूरी मेट्रिक होता है, वो गायब है। इसे समझने के लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। ये कुछ ऐसा है मानो आप एक कार खरीदने गए हैं, आपको उसकी परफॉर्मेंस के सारे स्पेसिफिकेशंस पता हैं, लेकिन उसकी कीमत ही नहीं पता। तो आप कैसे तय करेंगे कि सौदा अच्छा है या महंगा? और यहीं पे हम आज की इस पड़ताल को समाप्त करते हैं।
देखिए, हमारा मकसद जवाब देना नहीं, बल्कि सही सवाल उठाने में मदद करना है। इन सारे छुपे हुए रिस्क्स को देखते हुए इस कंपनी की सही कीमत आखिर क्या होनी चाहिए, ये वो सवाल है जिसका जवाब हर इन्वेस्टर को पैसा लगाने से पहले खुद ढूंढना होगा।